नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मामलों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राजधानी में संक्रमणों की संख्या जो है वो 920 दर्ज की गई है। तो वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण दर घटकर 1.68 हो गई है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 1000 से कम नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 12 फरवरी को कोरोना के 920 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 11 फरवरी को 977 केस सामने आए थे। वहीं 11वीं मौत हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि लेकिन आज मुकाबला एक मौत ज़्यादा रहा है। तो वहीं इसको लेकर 11 फरवरी में दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 1.73% रही है, जो कि आज घटकर 1.68% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 54,913 लोगों के टेस्ट किए गए हैं और जिसमें से 920 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राहत भरी खबर यह है कि राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,388 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इससे साफ पता चलता है कि नए संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 4,331 एक्टिव मामले मिले हैं, जिनमें से 2,805 लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। कोरोना अस्पतालों में 525 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 238 मरीज आईसीयू और 199 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं 60 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ साथ ही कोरोना के अपडेट्स लेकर राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों ने कमी पकड़ी है और साथ ही दिल्ली सरकार ने जो कड़े नियम और कानून लगाए थे वो अब कारगर साबित दिख रहे हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, खासकर पर दिल्ली और मुंबई की। तो मगर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कदम उठाए, यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया, उसके बाद में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, यहाँ तक कि ऑड इवन मार्केटों में लगाया गया, ताकि जो लोग हैं यानी कि भीड़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर वही कारगर जो तरीका था वो कारगर काम होता हुआ नजर आया और लगातार सरकार की जो रणनीति थी उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर 920 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लगातार पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े थे वो घटते हुए नजर आ रहे थे और आज भी पिछले 24 घंटे के अंदर भी आंकड़े घटते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं राहत भली साथ जरूर मिल रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी कदम उठाए गए थे वो कारगर होते हुए नजर आए। जिस तरीके से 1,000 से कम आंकड़े हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो भी घटकर 13 रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार के जो कदम थे वो कहीं ना कहीं कारगर हुए हैं। यहाँ तक कि व्यापारियों को भी राहत दी जा रही है। हर चीजों में अब खोलने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। जिमों को खोल दिया गया है, स्कूलों को खोल दिया गया है, यहाँ तक कि कॉलेजों को खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट की बात करें, बार की बात करें, या क्या कहते हैं थिएटर की बात करें, उनको भी खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरीके से कम हुए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत वाली साथ जरूर ली गई है और दिल्ली सरकार के द्वारा अब जनता को भी राहत दी जा रही है और इसी के लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को भी खोल दिया गया है इसी को लेकर। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से हमने कोरोना की पहली लहर में देखा, दूसरी लहर में देखा किस तरीके से महामारी मची हुई थी, किस तरीके से जाने जा रही थी, कितने आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे, 4-4 लाख 5-5 लाख केस लगातार महीने 2 महीने तक आ रहे थे। लेकिन इस बार तीसरी लहर में भी हालांकि आंकड़े जो थे वो लाखों में गए, लेकिन लाखों में जाने के बाद इतनी जल्दी काबू हो गया कि तीसरी लहर कब आई और कब चली गई हमें पता भी नहीं चला। तो क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, वैक्सीनेशन किया गया है, डोज दिए गए हैं और साथ ही पहली और दूसरी लहर से हमें सीखने को मिला है कि आगे जो लहरें हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे उन पर नियंत्रण किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि पहली और दूसरी लहर में तो महामारी देखी गई, ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन तीसरी लहर में आंकड़े कम हुए और कब आई और कब पता चली गई हमें पता भी नहीं चला। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहली लहर की, तो पहली लहर पे कहीं ना कहीं यही देखने को मिला था कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल किया था। लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर सेफ होने की कोशिश की थी, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं थी। मगर दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर के अंदर वैक्सीन उपलब्ध थी, मगर मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से या फिर कहे बेडों की संख्या से वजह से कहे या फिर कहे और परिस्थितियों की वजह से कहे, तो कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी और आंकड़े भी बहुत ज्यादा थे। मगर वहीं बात करें तीसरी लहर की, जो ओमिक्रॉन की बताई जा रही थी, और ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था तीसरी लहर जो है
वो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही थी। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें और राज्यों की सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं पहली लहर और दूसरी लहर से कहीं ना कहीं देखते हुए तीसरी लहर के अंदर जो नियम बनाए गए, यहाँ तक की जो रणनीति बनाई गई, वो कहीं ना कहीं कारगर होती हुई नजर आई। मगर तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर भी लगभग कह सकते 30,000 पर डे के आंकड़े आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने हर तरीके से कोशिश की। दिल्ली पुलिस के सहयोग से भी कहीं ना कहीं रास्ते बनाए गए, यहाँ तक कि एसडीएम की टीम के भी कहीं ना कहीं सहयोग मिला। मगर लगातार कहीं ना कहीं उन रणनीतियों को सही कहीं ना कहीं देखते हुए कहीं ना कहीं कह सकते कदम अच्छे उठाए गए। लोगों ने भी कह सकते सहयोग किया। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को सहयोग मिला, दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं रणनीति कामयाब हुई। और अब घटकर जो आंकड़े हैं वो इतने कम हो चुके हैं, यानी कि 1,000 से भी कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति को काफी कंट्रोल कर लिया गया है। और तीसरी लहर कब आई और कब चली गई, इसका बारे में वाकई में ही किसी को नहीं समझ में आया कि किस तरीके से कंट्रोल किया गया। लोगों को बाहर भी निकलने दिया गया, लॉकडाउन भी लगाना नहीं पड़ा। मगर राहत वाली साज ये रही कि आंकड़े जो है वो अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से अब लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्या लोग अब भी उतनी सावधानी बरत रहे हैं कि जब लाखों में आंकड़े आ रहे थे तब लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और अपनी जान को लेकर सभी को खतरा बना हुआ था। जरूरी चीज़ें लेनी हो तभी घर से बाहर, या जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकल रहे थे। तो क्या अब भी लोग वही पालन कर रहे हैं जिस तरीके से अब सैकड़ों में आंकड़े आ रहे हैं? पहले लाखों में आते थे, तो अब क्या लोग वही सावधानी बरत रहे हैं जो पहले बरत रहे थे? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सख्ती बरतने की दिल्ली सरकार के द्वारा जरूर सख्ती बरती गई थी, लोगों ने भी सहयोग किया। मगर तीसरी लहर को कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था बच्चों के लिए घातक है, तो लगातार लोगों ने भी सहयोग किया। मास्क का इस्तेमाल किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी, मार्केटों के अंदर ऑडिबल लगाया गया ताकि भीड़ ना हो सके, लोगों को अपने भीड़ से कहीं ना कहीं बचाया जा सके। लोगों ने सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया। मगर जिस तरीके से अब आंकड़े घट रहे हैं और 1,000 से भी कम आंकड़े आए हैं और मरने वाली संख्या भी 13 हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो रणनीति थी वो कारगर होती हुई नजर आई। मगर अब जनता जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर अब दोबारा से भीड़ देखने को मिल रही है, लोग बाग मास्क नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब जनता को समझना होगा कि ताकि जो तीसरी लहर जो जाते जाते कहीं ना कहीं दोबारा से झटका न दे सके और कहीं ना कहीं लोगों को जो आगे परेशानियां हैं वो ना बढ़ सके। मगर यहाँ पर बात करें बाजारों के अंदर सख्ती की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जिस तरीके से ढील दी गई है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अब लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकारी जो है वो सख्ती पालन नहीं कर रहे हैं, जनता जो है वो भीड़ का हिस्सा बनती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं डर जरूर बना हुआ है। मगर जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से अब आगामी त्योहार हैं, आने वाले दिनों में होली का त्यौहार है, उसको लेकर तमाम बाजारें सजेंगी, बाजारों में भीड़ होगी, उसको लेकर दिल्ली प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी होगी और जिस तरीके से होली का हुड़दंग होता है तमाम जगहों पर और बाजारों में भीड़ होती है, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो इसमें तमाम दिल्ली सरकार की परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और प्रशासन की भी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी कर रखी है कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, आप फेस्टिवल का त्योहार भी आने वाला, यानी कि होली की बात करें और त्योहारों की बात करें, यहाँ तक कि अब 2022 के जो चुनाव होंगे वो भी कहीं ना कहीं निगम के हैं, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लोग बाग भीड़ का हिस्सा बनेंगे। मगर अभी की बात करें तो जिस तरीके से अब होली का फेस्टिवल बिल्कुल नजदीक होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर दोबारा से भीड़ देखने को मिल रही है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से सख्ती जरूर बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस को भी सहयोग लिया जा रहा है, एसडीएम की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है, लगातार कोशिश भी की जा रही है बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यहाँ तक कि व्यापारियों के लिए भी कह दिया गया है कि व्यापारियों को जो दिक्कत हो रही थी उसके लिए भी कह दिया गया है कि ऑडियो बंद हटा रहे हैं। मगर मार्केट के जो लोग हैं वो सहयोग करते हुए नजर आए, लोगों को भीड़ न इकट्ठे होने दे। जहाँ तक कि मास्क जिनके पास नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड करवाए जाए, दुकानों पे जो ग्राहक आ रहे हैं उनको लिए भी समझाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से सख्ती देखनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। व्यापारियों की तरफ से जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है और जनता जो है वो दोबारा से भीड़ की तरफ जाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से खतरा बन सकता है अगर इसी तरीके की भीड़ बाजारों के अंदर बनी रही तो। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली में सबक लेने वाली बात थी, लेकिन अब आंकड़े जो हैं कंट्रोल में। फिलहाल शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अब कम हो रहे हैं, ये जनता ने भी साथ दिया और दिल्ली सरकार ने फिलहाल कड़े कानून जो लागू किए थे वो कारगर साबित होते दिख रहे हैं। चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया है।
आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि 4 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है, सुबह 2 घंटे और रात में 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टी के प्रचार के लिए एक दिन में और 4 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। तो वहीं आयोग ने चुनाव प्रचार आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का प्रचार करने की इजाज़त दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में बढ़ने के चलते प्रत्यक्ष रैलियां, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की, जिसके बाद चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 4 घंटे की अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अब 4 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे पार्टियों को चुनाव करने के लिए। तो वहीं इसी को लेकर अब प्रचार के लिए 4 घंटे अतिरिक्त दिए जाएंगे। चुनाव राज्यों में संक्रमण के मामले कम हो गए हैं और उसी को लेकर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है। तो वहीं अब चुनाव आयोग ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट दे दी है और साथ ही पदयात्रा पर भी जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? जिस तरीके से अब 4 घंटे और समय मिल गया है, चुनाव आयोग ने जो चुनावी राज्य थे उनमें कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से कम आ रहे हैं, पहले आंकड़े लाखों में थे, अब हज़ारों में आ रहे हैं देश में, तो इसी को लेकर अब छूट दे दी गई है और जिस तरीके से पदयात्रा पर रोक लगी थी उसको भी हटा दिया गया है। अमित, देखिए, कई चीजें हैं। अगर इस बार बात करें तो इस बार सबसे बड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो झटका लगा था वो थी रैलियों पे प्रतिबंधियां। पर अगर हम देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्शंस की फाइनल वोटिंग डेज नजदीक आ रहे हैं तो इन कंडीशंस को, इन रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जा रहा है। इसकी कई वजह है। जैसे सबसे बड़ी वजह हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो ये कदम लिए ही क्यों गए थे, कोरोना केसेस पीक में आ गए थे, लगातार केसेस बढ़ रहे थे। पर अब क्योंकि लगातार केसेस घट रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज के ऊपर नोटिस लिया है और कई रियायतें दी है। अगर बोलेंगे सबसे बड़ी रियायत हम सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि पद यात्रा की अलाउमेंट दे दी है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए अपने इन्फ्लुएंस अपने एरिया में दिखाने के लिए सबसे मेजर तरीका पद यात्रा है। किसी भी तरह की एक रैली करना होता था। तो आप सकते हैं अभी तक किसी बड़ी रैली की इजाजत तो नहीं दी, पर पद यात्रा की इजाजत दे दी गई और ये किसी भी कैंडिडेट के लिए एक अच्छा, अगर हम कह सकते हैं कि बूस्ट, मॉरल बूस्टर होगा। क्योंकि समय अगर हम देखें तो आज 13 तारीख हो गई है और 18 तक कैंपेन करने की इजाजत है, तो लगभग हफ्ते से भी लगभग हफ्ते का समय रह गया है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स को अगर सीधे तौर पे कैंपेन करने के लिए थोड़ी ज्यादा छूट दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा और भी चीजें, अगर हम कहेंगे गैदरिंग्स पे अब सिर्फ कैप 50% की कर दी गई है कि आप जहां पे भी इकट्ठे हो रहे हैं वहां की 50% कैपेसिटी पे। तो वहीं बाहर एसडीएम में अगर हम बात करते हैं पदयात्रा के लिए भी एसडीएम की तरफ से अगर हम बात करने की, देखिए कि पदयात्रा कहां से निकाली जा रही है, तो उसके बेस पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि छूट दी गई है कि आप यहां अगर यात्रा निकालने तो आप यहाँ 500 लोगों को ला सकते हैं। अगर आपने इस एरिया से यात्रा निकाली तो आप 300 लोगों की इजाजत है। और वही जो फाइनल कदम अगर हम बोले तो है कि जो कैंपेन की लिमिट की पर डे कैंपेन लिमिट को भी अब 6 से सुबह 6 बजे से शाम रात 10 बजे तक कर दिया गया। पहले ये सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक था, तो पहले 8 से 8 था, तो इसमें भी हमें एक सीधे तौर पे 4 घंटे का इंक्रीज देखने मिला है। और इलेक्शन में एक मिनट कीमती होता है और यहाँ पे कैंडिडेट्स को एक 4 घंटे का बूस्ट मिला है। तो कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। कैंडिडेट्स ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कदम का स्वागत किया है और वो बोल रहे हैं कि इससे हर एक कैंडिडेट को अपने लोगों बीच में जाके और ज्यादा अच्छे तरीके से विचरने का मौका मिलेगा। जी, लेकिन अमित, ये जो छूट दी गई है ये चुनाव तो निपटा देगी अच्छे से, लेकिन चुनाव के बाद क्या आंकड़े बढ़ सकते हैं? क्या जो तीसरी लहर में जो आंकड़े कम आ रहे हैं, क्या तीसरी लहर फिर से उफान पर होगी? क्योंकि जब छूट दी जाएगी तो लोग उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, उसी तरीके से रोडों पर निकलेंगे, रोड शो करेंगे और 2
घंटे की सुबह छूट दी गई है, 2 घंटे की रात में छूट दी गई है, तो क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि कैंपेन्स की, देख कैंपेन्स में जो 2 घंटे बढ़ाए गए हैं उसका इतना ज्यादा असर आप एग्जैक्टली देखें तो वो नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको इस हिसाब से देखनी होगी कि देखिए पहले 8 से 8 कैंपेन हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन्स चल रही है, उसमें कोई नई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है। जो एक मेजर छूट अगर मैं कहें जो हमें देखने मिल रही है वो है पद यात्रा में। पद यात्रा पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, और वहीं पे आप देख सकते हैं कि एसडीएम की तरफ से अगर हम कहें कि एक, अगर हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मेजर एसडीएम को रखा गया है, जो कंडीशंस देखेगा कि यहाँ पे क्या इतने क्राउड की फैसिलिटी है कि यहाँ पे अगर हम कहें कि ओवर क्राउडिंग ना होगी, तो वो अपनी तरफ से एक लिमिट देगा। कि देखिए इंडोर आउटडोर गैदरिंग की इजाजत दे दी गई है कि अगर आप कहीं पे भी गैदरिंग करना चाहें तो आपको उसकी इजाजत है, पर आपको बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। लिमिट क्या थी, जहां पे पहले 300 लोगों की गैदरिंग है, 500 लोगों की गैदरिंग है, तो इन सब चीजों की धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स और रिलैक्सेशन दी गई थी। अब हम कह सकते हैं कि अब एक ब्लैंकेट, अगर हम कह सकते हैं कि रिलीज दिया गया है कि अगर आपने गैदरिंग करनी है तो आपके लिए जो टोटल एरिया है वहां का 50% उसकी इजाजत है। तो वहीं अगर आपने पद यात्रा करनी है तो एसडीएम से आप परमिशन लीजिए। एसडीएम कंडीशंस देख के डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या ये इतने लोगों की इजाजत देनी चाहिए पद यात्रा के लिए, या फिर ये यात्रा की परमिशन देनी है या नहीं देनी। तो देखिए किसी भी तरह की पद यात्रा के लिए सीधा इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहां पे ऑलरेडी 2 स्टेप मेजर है। पहले इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे परमिशन देनी है कि नहीं देनी, और उसके बाद एसडीएम ये डिसाइड करे कितने लोगों के लिए परमिशन देनी है। तो अगर हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स, अब यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा संभल के रहना होगा। देखिए हाँ, वेव जा रही है, इलेक्शन कमीशन अगर हम कहेंगे सभी इलेक्टोरल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उनको कैंपेन करने, उनको जरूरत है इस बात की कि उनको कैंपेन करने की जरूरत है, क्योंकि वोटिंग कुछ हफ्ते के मतलब कहेंगे 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग है, तो ऐसे वो अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। और ऐसे में लोगों को थोड़ा समझदार रहने की जरूरत है कि जहां पे मैसिव क्राउड है वहां ना जाए, जितना हो सके अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी करें। हाँ, कोरोना की वेव जा रही है, पर इसका मतलब नहीं है कि कोरोना चला गया, तो आपको लोगों को समझदार रहने की जरूरत है और खुद जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि मास गैदरिंग अवॉइड करें। हाँ, वो अपने कैंडिडेट से मिलना चाहते हैं, ऑफकोर्स जाके मिले, डोर टू डोर कैंपेन्स हो रहे हैं, इंडोर मीटिंग्स हो रही है, वहां पे जाके वो कैंडिडेट से मिल सकते हैं, उनसे अगर उन्हें कोई सवाल करना है तो जाके सवाल कर सकते हैं, उनके बारे में जानना है तो वो ऐप के थ्रू, जो ई-केवाईसी अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन करके, वो उसके थ्रू जाके बातचीत कर सकते हैं। तो कई चीजें, कई कदम है जिसके जरिए हम सही तौर पे कहें कि ये कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें तमाम अपडेट्स को लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अब कम होते नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान किया है कि अब 4 घंटे का समय अतिरिक्त दिया जाएगा और 2 घंटे का समय सुबह और 2 घंटे का समय शाम को दिया जाएगा चुनाव प्रचार के लिए। तो वहीं पदयात्रा पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। और लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छूट दी जाती है, नेता इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या किस तरीके से परमिशन लेकर पदयात्रा करते हैं या यूं ही निकाल देते हैं, उस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना होगा। तो फिलहाल रुक लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ कहा कि मुंबई में किसी भी स्टूडेंट को हिजाब या नकाब पहनकर आने की विशेष मंजूरी कभी नहीं दी जाएगी। मुंबई की मेयर ने कहा कि मुंबई में उर्दू को लेकर इंग्लिश, मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी मीडियम के स्कूल हैं और हर स्कूल के सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म के ही मंजूरी दे दी गई है, किसी और ड्रेस कोड को नहीं मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है वो गलत है। मुंबई महाराष्ट्र में कोई ऐसी मंजूरी नहीं मांगेगा, लेकिन अगर मांगा तो जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोई मंजूरी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में तूल पकड़ने लगा है। देश के कई शहरों में हिजाब बैन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में मालेगांव के स्टेडियम में जमियात उलेमा ने मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें महिलाओं से खुलकर हिजाब पहनने की अपील की गई। मालेगांव के कल्लू स्टेडियम में भीड़ बिना किसी इजाज़त के जमा हुई थी। इसके बाद इस सिलसिले में जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उसमें AIMIM के स्थानीय विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल का भी नाम शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि मालेगांव की महापौर ताहिरा शेख ने मालेगांव में 8 करोड़ की लागत से बनाए गए उर्दू घर को कर्नाटक की मुस्कान खान के नाम पर रखने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और संबंधित पक्षों को विवाद पर बड़े स्तर पर न फैसले लेने की सलाह दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर विचार
करेगा, जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े नहीं पहनने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दे को राष्ट्र स्तर पर नहीं फैलने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं मुंबई में हिजाब को लेकर बीजेपी की महिला विंग ने हिंदू रीति रिवाज से स्कूल जाने वाली लड़कियों को रोकने पर ग्रांट रोड के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्रा को इस तरीके की परमिशन नहीं दी जाएगी। यूनिफॉर्म कोड जो है उसी को लेकर वही लागू रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपील करता दिख रहा है। तो वहीं इसी को लेकर मुंबई तक कर्नाटक मामले की आग पहुंचती हुई दिख रही है। कल्लू स्टेडियम में ये जमावड़ा किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का हुआ था, इसमें AIMIM के विधायक पर केस भी दर्ज किया गया। तो कई जगह हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा किसी भी स्टूडेंट को हिजाब पहनने की विशेष मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो वहीं अब विरोध और प्रतिरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। कहीं हिजाब पहनने को लेकर विरोध हो रहा है, तो कहीं हिजाब ना पहनने को लेकर विरोध हो रहा है। तो वहीं मुंबई में हिजाब को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को विशेष मंजूरी नहीं दी जाएगी। हिजाब पहनने को लेकर जो आदित्य ठाकरे का बयान है उसी पर फिलहाल काम किया जाएगा। आपको बता देंगे कि जो कर्नाटक की आग थी वो फिलहाल महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के साथ यूपी और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।